दोस्तों, एक शिष्य होता है जो कि अपने गुरु से भजन गाना सीखता है और वो अपने गुरु के पैर दबा रहा होता है और वो अपने गुरु के पैर तब तक दबाता है जब तक कि उसके गुरु को नींद ना आ जाए। अब जैसे ही उसके गुरु को नींद आती है तो वो शिष्य क्या करता है, जो उसके पास तलवार रखी हुई थी छुपी हुई, वो अपने गुरु की गर्दन पे ऐसे मारता है कि गुरु की आवाज़ ही नहीं निकल पाती। उसके बाद वो उसकी बेटी के पास जाता है जिसकी उम्र 18 साल के आसपास होती है। वो उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उससे हाथापाई करती है। अब जब वो लड़की उसके साथ हाथापाई करती है तो वो शिष्य क्या करता है, वो तलवार से उस लड़की के ऊपर भी वार करता है। उस लड़की की हो जाती है मौत। उसके बाद वो गुरु के बेटे के पास जाता है जिसकी उम्र लगभग 10 साल होती है। वो उसको सोते सोते ही तलवार से काट के मार डालता है। उसके बाद वो गुरु की पत्नी के पास जाता है। दोस्तों, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि जो गुरु था वो अपने शिष्य को अपने परिवार के सदस्य की तरह रखता था। अपने हर खुशी हर गम में उसको शामिल करता था, उसको खाना खाने के लिए देता था। कोई बर्थडे पार्टी होती थी, चाहे जो भी होता था, वो अपने शिष्य को अपने बेटे की तरह मानता था। और उसकी पत्नी भी उस लड़के को अपने बेटे की तरह ही मानती थी, इसलिए उसके घर में उसकी कहीं पे भी आवाजाही से रोक टोक नहीं थी। अब वो क्या करता है, वो गुरु की पत्नी के पास जाता है और अपनी गुरु की पत्नी का, जो उसे खाना खिलाती थी समय से, जिसको चाय पानी का पूरा इंतजाम करके रखती थी, जो उसे अपने बेटे की तरह मानती थी, उस औरत का भी हत्या कर देता है। अब उसके बाद वो गुरु की जो 10 साल का बेटा होता है, जिसकी उसने हत्या कर दी होती है, उसे अपनी गाड़ी में डालता है और सारे शहर भर में घूम रहा होता है। जब वो शहर में घूम रहा होता है तो उसे पुलिस पकड़ लेती है। उसकी गाड़ी में लाश होती है। अब उसको कोर्ट ले जाया जाता है। कोर्ट में जज साहब उस लड़के को सजाए मौत सुनाते हैं, जो उसने अपने गुरु की परिवार के 4 लोगों की हत्या की थी। उसकी वजह से गुरु जो कोर्ट के जज साहब होते हैं वो कहते हैं इसके लिए इससे बड़ी कोई सजा ही नहीं हो सकती। जिस गुरु के परिवार के लोगों ने इसे अपने परिवार का सदस्य समझा, इसने उन सबकी हत्या कर दी। जब जज साहब ये फैसला सुना रहे होते हैं तो जो उसके गुरु के और जो भाई बंधु होते हैं, परिवार के खानदान के लोग, वो उस समय पे कोर्ट में होते हैं। उन सब की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं कि आज उनके परिवार के 4 लोगों की हत्या करने वाले कातिल को सजाए मौत सुनाई गई। तो दोस्तों, आज इस कहानी के ज़रिए हम जानेंगे कि वो शिष्य कौन था जिसने कि अपने गुरु की हत्या की थी। वो गुरु कौन था जिसकी हत्या उसके शिष्य ने की थी, और ऐसी उस गुरु ने क्या गलती कर दी, उसके परिवार के लोगों ने ऐसे क्या काम कर दिया कि वो शिष्य तलवार लेके उन सभी की हत्या कर देता है। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। आप चाहे चैनल पे नए हैं या पुराने, इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, क्योंकि ये जो आज की कहानी कुछ अलग है। ये कोई प्यार मोहब्बत की कहानी नहीं है दोस्तों। और दूसरी बात, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आऊँगा जो कि आपके दिल को दहला देगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले की। 22 मई को सुबह ही सुबह शामली के कोर्ट में एक केस की सुनवाई चल रही होती है। तो वहाँ के जो न्यायाधीश होते हैं अनिल कुमार, वो फैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं ये जो लड़का खड़ा हुआ है 28 वर्ष का, जिसका नाम है हिमांशु सैनी, उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और इसको फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि इसकी मौत ना हो जाए। जैसे ही ये वाली फैसला वो सुनाते हैं तो जो वहाँ पे और लोग बैठे होते हैं उनको जज साहब के इस फैसले पे बड़ा गर्व होता है, क्योंकि हिमांशु ने क्या किया था, उसने अपने गुरु के पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। तो जज साहब कहते हैं कि इस लड़के ने इतना बड़ा कृत्य किया है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस गुरु ने इसे अपने परिवार का सदस्य समझा, इसने उसके गुरु की हत्या कर दी, उसकी बेटी की हत्या कर दी, बेटे की हत्या कर दी, यहाँ तक कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी। इसने अपने गुरु के पूरे परिवार की हत्या कर दी। और अब इसको मैंने जब फांसी की सज़ा सुनाई है तो इसके चेहरे पे कोई भी शिकंज नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस दिन उसको फांसी की सज़ा सुनाई जा रही थी तो हिमांशु सैनी चुपचाप वहाँ पे खड़ा हुआ था, उसको कोई लेना देना नहीं था। तो जज साहब कहते हैं कि ये लड़का
इसने 4 हत्याएं की हैं, इसके चेहरे पे कोई भी शिकंज नहीं है। ये ब्रांडेड कपड़े पहन के आया है, इसके कपड़े देखिए कितने टिचन दिख रहे हैं। ये इस तरह से आया है जैसे कि यहाँ पे ये किसी बारात में आया है। अब दोस्तों, जब जज साहब ये फैसला सुना रहे होते हैं तो उसके गुरु के परिवार के लोग अदालत में बैठे होते हैं। जब जज साहब ने उसको फांसी की सज़ा सुनाई तो उनके परिवार के लोग थे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो कहते हैं कि हिमांशु सैनी ने इतना बड़ा अपराध किया था, कम से कम इसे फांसी की सज़ा तो सुनाई गई। उनके मन में थोड़ी शांति मिलती है। वो कहते हैं कि कम ही समय में इसको फांसी की सज़ा सुना दी गई। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि उसने आखिर अपने गुरु के परिवार की हत्या की तो की क्यों? तो दोस्तों, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये बात है 30 दिसंबर 2019 की। उत्तर प्रदेश का शामली ज़िला है, वहाँ पे एक पंजाब कॉलोनी है। दरअसल इस कॉलोनी में एक घर होता है। वो घर होता है अजय पाठक जी का। अजय पाठक एक लोकगीत गायकार हैं। वो भजन गाते हैं, बहुत अच्छे बोलचाल करते हैं। तो होता क्या है, सुबह से दोपहर हो जाती है लेकिन अजय पाठक के घर में से कोई निकलता नहीं है। तो अड़ोसी पड़ोसियों को चिंता होती है कि आखिर अजय पाठक जी अपने घर से निकले क्यों नहीं, अभी तक उनके घर का कोई सदस्य दिखा क्यों नहीं। क्योंकि अजय पाठक जी ऐसे थे, वो सुबह ही सुबह घर से निकल जाया करते थे। सारी कॉलोनी में सबसे राम राम श्याम श्याम बहुत अच्छी थी। उनकी पत्नी बहुत हंसमुख थी, वो सबसे बातें किया करती थी। उनके घर में उनकी एक बेटी रहती थी जिसकी उम्र 18 साल थी, जिसका नाम वसुंधरा था। और उनका एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 10 साल थी, उसका नाम भागवत था। ये सभी लोग बहुत अच्छी तरह से रहते थे, खुशहाल परिवार था। और सुबह ही इनके घर के दरवाजे खुल जाया करते थे और अजय पाठक जी घूमने के लिए निकल जाया करते थे। लेकिन उस दिन क्या होता है, 30 दिसंबर 2019 की सुबह कोई घर से नहीं निकलता। तो अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं क्या बात है भाई, पाठक जी दिख क्यों नहीं रहे? तो क्या होता है, उनके घर में देखा जाता है तो खिड़की के रास्ते वो पहले खटखटाते हैं लोग, तो दरवाज़ा खुलता नहीं। तो कहते हैं पाठक जी कहाँ है, दिख क्यों नहीं रही? तो वो खिड़की के बगल में से देखते हैं तो वो लोग देखते हैं वहाँ पे उनके घर में खून पड़ा होता है। अब जैसे ही लोगों को उस घर में खून दिखाई देता है तो वहाँ के लोग तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। तो वहाँ पे जो नज़दीकी पुलिस चौकी होती है वो आदर्श मंडी पुलिस चौकी होती है। तुरंत वहाँ की पुलिस मौका वारदात पर पहुँचती है। तो वो देखते हैं कि घर के बाहर एक छोटा सा ताला लटका हुआ है। अब पुलिस ताला तोड़ती है और घर के अंदर प्रवेश करती है। अब जैसे ही पुलिस अंदर प्रवेश करती है तो वो देखती है कि सामने अजय पाठक की पत्नी की लाश पड़ी हुई होती है। उसके ऊपर एक ब्लैंकेट पड़ा होता है और उस अजय पाठक की पत्नी का किसी ने गला धारदार चीज़ से रेत दिया था, यानी कि काट दिया था। अब पुलिस अंदर और प्रवेश करती है तो देखती है कि अजय पाठक की 18 साल की बेटी वसुंधरा की लाश पड़ी है। अब वो जब उसे ध्यान से देखती है तो लगता है कि जब वसुंधरा की हत्या की गई थी तो उसकी सामने वाले आदमी से बहुत ज़्यादा नोकझोंक हुई थी, क्योंकि उसके वहाँ पे लड़ाई के बहुत सारे निशान थे और साथ में वसुंधरा के हाथ में एक बालों का गुच्छा था। उसको भी किसी धारदार हथियार से काट पीट कर मारा गया था। उसके बाद वो और अंदर जाते हैं, वो जाते हैं ऊपर, पुलिस के ऊपर कौन है, ऊपर भी तो देख के आए। तो ऊपर देखते हैं वहाँ पे अजय पाठक की लाश पड़ी हुई होती है और अजय पाठक की गर्दन को किसी धारदार चीज़ से काटा गया है। लेकिन उसके बावजूद अजय पाठक की लाश के साथ इतना दुराचार किया गया था कि उसकी लाश पे जो धारदार चीज़ थी उसके बार ही बार किए गए थे। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि जिसने भी अजय पाठक की हत्या की है उसकी अजय पाठक के साथ जरूर कोई ना कोई गहरी रंजिश है। अब घर में पुलिस को 3 लाशें मिल चुकी थी। घर में मोहल्ले के बहुत सारे लोग भी होते हैं, पुलिस के लोग भी होते हैं। जब पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही होती है तभी मोहल्ले का कोई आदमी आता है और वो पुलिस को बताता है कि साहब, अजय पाठक जी का एक बेटा और है जिसकी उम्र 10 साल है, उसका नाम है भागवत। भागवत कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि इस घर में एक सदस्य और है तो वो पुलिस वाले क्या करते हैं, पूरे घर को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं। तो लेकिन उन्हें कोई और 14 सदस्य मिलता नहीं है, यानी कि भागवत को जिन लोगों ने हत्या की है उन लोगों ने भागवत को किडनैप कर लिया है और उसे अपने साथ ले गए हैं। घर में देखते हैं तो घर में पूरे घर में लूटपाट के निशान होते हैं, यानी कि अलमारी टूटी पड़ी होती है, जो भी पैसा होता है वो लूटा जा चुका होता है।
अब पुलिस वाले घर की और ज़्यादा तफ्तीश करते हैं तो पता चलता है कि घर में कैमरे लगे हुए थे। कैमरे लगे हुए थे तो किसी ने कैमरों को पहले ही तोड़ दिया है, यानी कि जो घर में लूटपाट करने और हत्या करने के लिए आया था उसने सारे कैमरे तोड़ दिए हैं, घर में लोगों की हत्या की है। उसके बाद में घर में जितनी भी हो सकती है उसने लूटपाट की है। उसके बाद जो अजय पाठक का बेटा था जिसकी उम्र 10 साल है, उसका नाम है भागवत, उसे भी अपने साथ किडनैप करके ले गए हैं। तो पुलिस क्या करती है, सभी थानों को में सर्कुलेट कर देती है कि ऐसे ऐसे करके एक बच्चा है, उससे किसी ने किडनैप कर दिया है और उसके परिवार के लोगों की किसी ने हत्या कर दी है। अब मौके पर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी पहुंचते हैं, वहाँ पे एसपी विनीत जायसवाल भी पहुंचते हैं, मीडिया पहुंचती है और इस मामले को बहुत तूल मिल जाती है कि आखिर अजय पाठक के परिवार की हत्या की तो की किसने। अब पुलिस ने क्या किया था, उस पूरे घर को घेर लिया था, वहाँ पे मीडिया का आना शुरू होता है। अब पुलिस क्या करती है, मीडिया को बाहर ही रोक देती है। पुलिस का कहना है कि पहले वो इस केस की जांच पड़ताल करेगी, उसके बाद ही पुलिस को कुछ बताएगी। दोस्तों, इस घटना से पूरे शामली में हल्ला हो गया था और ये बात वायरल हो गई थी कि एक गायक के घर में किसी ने पूरे परिवार की हत्या कर दी है और उसके 10 साल के बेटे को किडनैप करके ले गए हैं। अब दोस्तों, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी कि आखिर इस घर में कौन आया था, किसने इस पूरे परिवार की हत्या की थी, कोई घर का ही था या बाहर का था। कैमरों के डीवीआर को देखा जाता है तो डीवीआर भी टूटा पड़ा होता है, उसमें कोई फुटेज नहीं मिलती। अब प्रश्न ये था कि आखिर किसने आके इनके अजय पाठक जी के परिवार की हत्या की और वो बच्चा इस समय कहाँ है। तभी पता चलता है कि हरियाणा का जो करनाल है, करनाल के हाईवे के नज़दीक ही जो कच्चा रास्ता है वहाँ पे कार में आग लग रही है। तो वहाँ पे जो पेट्रोलिंग टीम होती है वो वहाँ पे जाती है तो देखती है कि कार में आग लग रही है, वहाँ से एक युवक भाग रहा होता है। तो सबसे पहले पेट्रोलिंग टीम क्या करती है, उस युवक को पकड़ती है, वहाँ पे जाके उसको पकड़ के धर के लाती है। फिर कार को चेक किया जाता है, उसमें एक 10 साल के बच्चे की लाश होती है जो कि आधी से ज़्यादा जल चुकी थी। अब उस बच्चे की लाश को बाहर निकाला जाता है और उस युवक से पूछा जाता है कि ये गाड़ी किसकी है और ये लाश किसकी है और तुमने आखिर इसको क्यों जलाया। दोस्तों, अब शामली में क्या हुआ था, जो परिवार की हत्या हुई थी तो उसके बच्चा किसी ने किडनैप कर लिया है। ये वाली बात आसपास के थाना चौकी सब जगह पहुंच जाती है। अब यहाँ पे इस युवक ने कार में आग लगा दी और इसमें एक छोटे बच्चे की लाश थी। तो वहाँ पे जो पेट्रोलिंग पुलिस होती है वो आसपास के जितने भी पुलिस थाने चौकी होती है उन सब में बता देती है कि ऐसे ऐसे करके हमें इस जगह पे कार मिली है जिसमें कि एक लड़का उस कार को जला रहा था और उस कार के अंदर एक बच्चे की लाश मिली है। अब दोस्तों, पुलिस के पास ये वाली खबर पहले से ही थी कि एक अजय पाठक नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि लोकगीत गायक हैं, उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है और उनके 10 साल के बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो आसपास के सभी पुलिस थानों में ये वाली खबर फैली थी। अब पेट्रोलिंग टीम का फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे करके हमें एक युवक मिला है जिसकी कार में एक लड़का था और कार को आग लगा रहा था। लड़के की उम्र भी आसपास ही होगी 10 साल की। तो पुलिस तुरंत समझ जाती है कि अजय पाठक के परिवार की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये हिमांशु सैनी ही है। अब बच्चे की लाश से भी डीएनए से पता चल जाता है कि ये अजय पाठक जी का ही बच्चा है। अब पुलिस क्या करती है, हिमांशु के साथ थोड़ी सख्ती बरतती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ उस दिन कौन कौन था, किस किस आदमी के साथ तुमने मिलकर इनके पूरे परिवार की हत्या की और तुमने हत्या की तो की क्यों, ऐसा क्या था। अब इस हत्याकांड का दोस्तों खुलासा होना था। दोस्तों, हिमांशु सैनी बताता है कि हिमांशु सैनी को भजन गाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो वो अपने लिए क्या कर रहा होता है, एक ऐसा गुरु ढूंढता है कि जो फेमस भी हो और जो अच्छा भजन भी गाता हो। तो वो क्या करता है, उसे मिल जाते हैं अजय पाठक। अब अजय पाठक क्या करते हैं, उनको अपना शागिर्द चुन लेते हैं कि कोई बात नहीं तुम मेरे साथ रहो। तो अजय पाठक उस हिमांशु सैनी को भजन गाना भी सिखाते हैं। जहाँ भी वो लोकगीत गाने जाते हैं या भजन गाने जाते हैं मंडलियों में, तो हिमांशु सैनी अजय पाठक के साथ ही जाता था। अब हिमांशु सैनी के पास एक कार थी और उसको कार चलाना बहुत अच्छी तरह से आता था। तो हिमांशु सैनी कहता है कि गुरुजी आप ऐसे कैसे जाते हो, ऑटो रिक्शा वगैरह करके आप ऐसा करो, मेरी कार से चला करो, मेरी कार से आया करो, आप इतने फेमस आदमी हो लेकिन आप जाते हो ऑटो वगैरह से। तो उसके अजय पाठक होते हैं, उनको और भी बढ़िया है कि भैया जब मेरे को अपनी कार में लेके जा रहा है। तो हिमांशु सैनी क्या होता था,
वो अपने गुरु अजय पाठक को अपनी कार से ही हर जगह घुमाया करता था। अब क्या होता है, अब हिमांशु सैनी और अजय पाठक के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। तो हिमांशु सैनी का अजय पाठक के घर में आना जाना शुरू हो जाता है। तो हिमांशु सैनी कभी भी अजय पाठक के घर पे आ जाया करता था, चला जाया करता था, और अजय पाठक के घर पे ही रियाज किया करता था। तो अजय पाठक के परिवार के लोग भी बहुत अच्छे थे। वो क्या करते हैं, हिमांशु सैनी को अपने परिवार के सदस्य की तरह ही मानते हैं। जैसे वो घर पे कभी लेट हो जाया करता था जाने के लिए, तो उसको खाना पीना भी देते थे, वो जाता था उसके लिए चाय बनाते थे। अजय पाठक की पत्नी उससे बड़ा प्रेम करती थी, स्नेह करती थी, अपने बेटे की तरह मानती थी। अब होता क्या है, अब हिमांशु सैनी की बहन की शादी आती है। तो वो क्या करता है, अपनी बहन की शादी के लिए एक छोटा सा लोन लेता है और अपनी बहन की शादी कर देता है। इसी बीच में अजय पाठक जी हिमांशु से बोलते हैं कि हिमांशु बेटा, थोड़ा मेरा ख़राब चल रहा है, हाथ की तंगी है और मुझे 60,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। तो क्या अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम मुझे 60,000 रुपये करवा दो। तो हिमांशु कहता है, गुरुजी मैं आपको 60,000 रुपये तो दे दूंगा, लेकिन ये जो पैसे हैं मेरे पास ये लोन के हैं, इनकी मुझे ब्याज देनी पड़ती है, किस्त देनी पड़ती है। तो आप ऐसा कीजिए, आप पैसे ले लीजिए, लेकिन मुझे 5 महीने से पहले ये पैसे दे दीजिएगा। तो अजय पाठक भी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पैसे 5 महीने से पहले ही दे दूंगा, तुम चिंता मत करो, बस मेरा काम चल जाए, नहीं तो क्या है मेरी बात खराब हो जाएगी, मुझे किसी को पैसे देने हैं। अब क्या होता है, अब वक्त बीतने लगता है और 4 महीने गुजर जाते हैं। अब आता है दिसंबर का महीना। तो हिमांशु सैनी क्या करता है, वो अजय पाठक के पास जाता है और वो कहता है, गुरुजी जो मैंने आपको 60,000 रुपये दिए थे वो आप मुझे दे दीजिए। अब 5वां महीना आ जाएगा, मैं दिक्कत में फंस जाऊंगा, कैसे भी आप मुझे पैसे दे दीजिए। वो सामने से किस्त वाले का मेरे पास फ़ोन आता है बार बार। तो होता क्या है, वहाँ पे मंडली के सभी लोग बैठे होते हैं। अब अजय पाठक उठता है, उन सभी के सामने हिमांशु सैनी के गाल पे एक के बाद एक 2 थप्पड़ रसीद कर देता है। अब ये वाली बात जो होती है वो सबके सामने होती है, तो हिमांशु सैनी को अपनी बेइज्जती फील होने लगती है। अब हिमांशु सैनी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वो मन ही मन में सोचता है कि मैंने अपने गुरु का काम चलाया और गुरु ने मेरे साथ क्या किया। वो चाहते तो मुझसे कह सकते थे कि ऐसा है बेटा, भी रुक जाए 1-2 दिन, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने मेरे गाल पे सीधा आके थप्पड़ रसीद कर दिया और सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। अब हिमांशु सैनी का अंदर ही अंदर खून उबल रहा होता है, लेकिन वो इंतज़ार करता है कि उसके गुरुजी शायद उसे पैसे दे दें। लेकिन वो 5वां महीना भी गुजर जाता है, 6ठा महीना चालू होने वाला होता है, लेकिन उसके गुरु उसे पैसे नहीं देते। वो पुलिस को बताता है कि जिन लोगों से मैंने लोन लिया था वो लोग मुझे परेशान करने लगे थे, और अजय पाठक ने एक छोटी सी बात के लिए मेरे ही गाल पे थप्पड़ मार दिए। पैसे भी मैंने दिए और थप्पड़ भी मैंने खाया। अब मुझे इस बात का बदला भी लेना था। अब हिमांशु सैनी क्या करता है, वो अपने मन में प्लानिंग करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसे अजय पाठक से बदला लेना था। तो अब दिन आता है 30 दिसंबर का। उस दिन क्या करता है हिमांशु सैनी, सुबह ही अजय पाठक के घर पहुंच जाता है। उसके पास होती है एक धारदार हथियार, यानी कि एक तलवार होती है उसके पास। वो ले जाके उसे घर में छुपा देता है और सारा दिन अपने गुरु अजय पाठक के घर का कामों में हाथ बटाता है। और उससे शाम हो जाती है। शाम को वो अपने गुरु के साथ रियाज कर रहा होता है। अब क्या होता है, हिमांशु सैनी कहता है कि रात ज़्यादा हो गई है, अब मैं अपने घर नहीं जाऊँगा, यहीं खाना खाऊँगा और यहीं सो जाऊँगा। तो अजय पाठक के घर वाले क्या होते हैं, वो बहुत अच्छे लोग होते हैं। वो हिमांशु सैनी को अपने परिवार का ही सदस्य समझते हैं। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम कल सुबह चले जाना। तो अजय पाठक की पत्नी हिमांशु के लिए खाना बना के लाती है। वो खाना खाता है। तो हिमांशु कहता है कि आज मैं गुरुजी आपके साथ ही रहूँगा, आइए मैं आपके पैर वैर दबा देता हूँ, बातें करेंगे। अब कोई बात नहीं। अब ये वो लोग क्या करते हैं, ऊपर चले जाते हैं अजय पाठक और हिमांशु। रात के 10-11 बज जाते हैं। तो अजय पाठक और हिमांशु दोनों बात कर रहे होते हैं। तो अजय पाठक हिमांशु क्या करता है, अपने गुरु के पैर दबा रहा होता है। तो पैर दबाते दबाते ही अजय पाठक को नींद आ जाती है। हिमांशु बस उनके अपने गुरु के सोने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही अजय पाठक यानी कि हिमांशु के गुरु की आंख लगती है, तो हिमांशु चुपचाप से जाता है और जो उसने तलवार घर में छुपाई हुई थी उसे जाके निकालता है और अजय पाठक की गर्दन पर पहला ही बार ऐसा करता है कि अजय पाठक की आवाज़ नहीं निकल पाती और वो सोता सोता ही मर जाता है। अब हिमांशु क्या करता है, अब उसको अंदर से गुस्सा तो आ रही थी कि सबके आगे इसने मेरे पे थप्पड़ मारा था।
तो हिमांशु क्या करता है, तलवार लेके उसके शरीर पे मारे जाता है, बार पे बार करता है जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता। अब उसके बाद क्या करता है, वो नीचे आता है तो कमरे में देखता है कि अजय पाठक की बेटी सो रही होती है, जिसकी उम्र 18 साल थी। अब वो उसके साथ में दुष्कर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस लड़की की आंखें खुल जाती हैं। जैसे ही आंखें खुलती हैं तो इन दोनों के बीच में थोड़ी देर तक हाथापाई होती है। अब हाथापाई होती है तो अब वो लड़की शोर मचाना शुरू करती है। जैसे ही वो लड़की शोर मचाना शुरू करती है, वो क्या करता है, वो सीधे उसकी गर्दन पे एक बार करता है। उस लड़की की वहीं पे मौत हो जाती है और वो मर जाती है। अब हिमांशु सैनी देखता है कि थोड़ी आगे उसका छोटा भाई सो रहा होता है, जिसका नाम भागवत है, उम्र 10 साल है। वो उस पर भी एक ही बार ऐसा करता है कि वो दोबारा से कुछ बोल नहीं पाता। अब वो क्या करता है, नीचे आता है। नीचे अजय पाठक की घरवाली सो रही होती है, उसकी पत्नी थी, वो नीचे सोती थी। उसे अभी कुछ पता नहीं है, ना ही ऊपर से कोई आवाज़ आई। और वो हिमांशु से बड़ा स्नेह रखती थी, वो उसे अपने बेटे की तरह मानती थी, खाना पीना खिलाती पिलाती थी, हर तरह से वो उसकी सम्मान करती थी। हिमांशु को उस औरत के ऊपर भी दया नहीं आती। वो जाता है और उस औरत को भी अपनी तलवार से काट देता है, यानी कि अजय पाठक की पत्नी की हत्या कर देता है। अब हिमांशु क्या करता है, दरअसल दोस्तों हिमांशु का क्या है, अजय पाठक के घर में बहुत अच्छा आना जाना होता है। तो कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, क्या उनके घर में बातें हो रही हैं, उसके बारे में उसे सब कुछ पता था। तो वो सबसे पहले क्या करता है, जितने भी घर में सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन सबको तोड़ देता है। और उसने सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, डीवीआर तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद उसको ये भी पता था कि घर में ज्वेलरी कहाँ है, पैसा कहाँ है, अजय पाठक पैसे कहाँ रखता है, उसकी बच्ची कहाँ रखती है, उनसे सबसे बोलचाल थी अच्छी। तो सीक्रेट क्या है, शेयर हो जाते हैं, जिसको अपना परिवार का सदस्य लोग समझने लगते हैं आजकल। तो दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, हर कोई परिवार का सदस्य नहीं होता। बाहर का आदमी बाहर का होता है, घर का नहीं होता। जो घर का आपके लिए बचेगा वो बाहर का कभी नहीं बचेगा। अब वो क्या करता है, घर में से जितनी भी ज्वेलरी होती है, पैसे होते हैं, सबको समेट लेता है। अब उसने पहले ही मन में सोचा हुआ था कि अजय पाठक के पूरे परिवार की हत्या करूंगा, इनकी बॉडी को एक एक करके अपनी कार में डालूंगा और शहर में जगह जगह जाके डालाऊंगा। तो लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि इन सब की हत्या मैंने की है, सबको ऐसा लगेगा कि किसी और ने उनको वहाँ पे मार के डाल दिया है। तो वो क्या करता है, उसके जो 10 साल का बेटा होता है भागवत, उसे उठाता है, अपनी गाड़ी में डालता है और शहर में निकल जाता है। अब वो सोचता है कि उस बच्ची की लाश को कहाँ पे डाले, लेकिन उसे कोई जगह ही नहीं मिलती। अब जगह नहीं मिलती तो रात ख़त्म होने वाली होती है। अब क्या होता है, सुबह ही अब क्या है, व्हाट्सएप वगैरह बहुत ज़्यादा चल गया ना, तो पूरे शहर में शोर हो जाता है शामली में कि ऐसे ऐसे करके एक भजन गायक हैं अजय पाठक, उनके पूरे परिवार की रात को किसी ने हत्या कर दी है और घर में लूटपाट हुई है और उनका छोटा बच्चा जो है भागवत, उसे अपने साथ किडनैप करके ले गए हैं। अब हिमांशु को अंदर से डर लगने लगता है। उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, अब घर पे जाना बेकार है क्योंकि वहाँ पे पुलिस पहुँच चुकी है, परिवार के लोग भी हैं, सब लोग हैं। अब वो क्या करता है, बच्चे को फेंके तो फेंके कहाँ, तो वो क्या करता है, करनाल रोड पर जाता है टोल प्लाजा के पास। वहाँ पे एक कच्चा रास्ता होता है, वहाँ पे लोगों का आना जाना नहीं होता। तो वो क्या करता है, कार में ही आग लगा देता है। उसके अंदर होता है वो बच्चा भागवत, जिसकी उम्र 10 साल है। अब जैसे ही वो उस कार में आग लगाता है तो खड़े होकर देखता है कि ये कार पूरी जल जाए, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊँ। अब जैसे ही कार जल रही होती है तो वहाँ से क्या है, पुलिस की एक पेट्रोलिंग टीम जा रही होती है। अब जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं तो वो देखते हैं कि कार में आग लग रही है। अब पुलिस वहाँ पे जैसे ही पहुँचती है तो हिमांशु देखता है कि पुलिस आ गई। अब वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो पुलिस सबसे पहले हिमांशु को पकड़ती है। हिमांशु को पकड़ती है, गाड़ी की आग बुझाई जाती है, उसके अंदर से बच्चे की लाश को निकाला जाता है। अब लाश को निकाला जाता है तो पता चलता है कि अजय पाठक का बेटा है जो कि किडनैप हो गया था। अब इसको थाने ले जाया जाता है और थाने में ये सारी कहानी हिमांशु पुलिस को बताता है। अब दोस्तों उसके बाद क्या होता है, पुलिस चार्जशीट दायर करती है और कोर्ट में पेश कर देती है। उसके बाद में और भी जांच पड़ताल करती है। तो अब 22 मई 2024 को कोर्ट एक फैसला सुनाती है जिसमें कि हिमांशु सैनी होता है। अब हिमांशु सैनी अपने साफ सुथरे कपड़े पहन के कोर्ट में खड़ा हुआ है। अब उसकी सुनवाई चल रही है, लेकिन हिमांशु सैनी को जरा भी शर्म नहीं आ रही। अब कोर्ट क्या करती है, उसे सजाए मौत सुनाती है
और कहती है कि इसने अपने गुरु को, जो कि इसे अपने परिवार का सदस्य मानते थे, उनके पूरे परिवार की इसने हत्या कर दी है और इसको जरा भी शर्म नहीं आ रही और ये खुल के कह रहा है कि हाँ मैंने ही मारा है। तो कोर्ट क्या होती है, उसे फांसी की सज़ा सुना देती है। अब अजय पाठक के भाई वगैरह जो होते हैं, उसके परिवार के लोग, वो सब कोर्ट में ही बैठे होते हैं। उन सब की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, क्योंकि आज उनके भाई के परिवार की हत्या करने वाले हत्यारे को फांसी की सज़ा सुना दी गई है। और आज अजय पाठक के हत्यारे को फांसी की सुनाने के बाद अजय पाठक के परिवार को इंसाफ मिला है, फांसी की सज़ा सुनाने के बाद। तो दोस्तों, ये थी हिमांशु सैनी की पूरी कहानी, जिसने कि अपने गुरु और उसके परिवार की हत्या की थी। और जब वो कोर्ट के अंदर आया था तो वो पूरा तैयार होकर आया था। आप चाहो तो फोटो देख सकते हो, वो ब्रांडेड कपड़े पहनकर आया था, उसके चेहरे पे कोई भी शिकंज नहीं थी। और जब उसको जेल की ओर ले जाया जा रहा होता है तो वो बहुत खुश होता है। वो कहता है कि मैंने हाँ कत्ल किया है, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने अपने गुरु के पैसे दिए थे, लेकिन गुरु ने मेरे पैसे नहीं देकर बल्कि मुझे सबके सामने जलील किया था और पीटा था, इसलिए मेरे को और कोई रास्ता नहीं दिखा, तो मैंने अपने गुरु के और उसके परिवार की हत्या कर दी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बल्कि आपको बताना था और जताना था कि आज के समय पे कोई बाहर का आदमी घर का परिवार का सदस्य नहीं होता। हिमांशु सैनी ने 2 थप्पड़ की वजह से अपने गुरु के पूरे परिवार की हत्या कर दी। तो इससे हमें एक सीख मिलती है। पहली बात तो हमें घर में हर किसी को घुसाना नहीं है। क्या मतलब पड़ता भैया, आप काम करने आए हो, बाहर की बाहर रहो, बाहर की बाहर जाओ। अब आपने उसको अपने परिवार का सदस्य समझ लिया है, अब परिवार का सदस्य आके खेल दिखा गया। तो दोस्तों, बस यही कहना है कि जो बाहर का है वो बाहर का ही। आजकल तो परिवार के लोग अपने नहीं हो रहे। उसके अजय पाठक ने हिमांशु में खाली 2 थप्पड़ तो मारे थे, अगर उसे बदला लेना था तो वहाँ पे 2 थप्पड़ मार के चला जाता और कहता मेरे पैसे दो, पैसे लिए और मेरे पे चढ़ रहे हो। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो शातिर था, उसने अपने मन में ये बात बैठा ली थी और उसने अपने गुरु की हत्या कर दी और पूरे परिवार की हत्या कर दी। अब उसको हत्या करने से क्या उसके 60,000 रुपये मिल गए? नहीं मिले, बल्कि उसकी ज़िंदगी खराब हो गई। एक तो उसकी पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ेगी, उसके बाद हो सकता है उसे फांसी भी हो जाए। तो जो भी है दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी को कुछ ऐसे रखना है। पहली बात तो बाहर के लोगों को घर में एंट्री नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात, आपको अपना ख्याल खुद रखना है, आपकी ज़िंदगी है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज शाम को 8 बजे, कल शाम को 8 बजे और परसों शाम को 8 बजे, यानी कि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आऊँगा जो कि आपके दिल को दहला देगी और आपको कुछ सिखाएगी और सोचने पे मजबूर कर देगी कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। नमस्कार।